नेपाल में जो अब चल रहा है वो एग्जैक्टली एक मोमेंट का काम तो नहीं है। पहले उससे पहले जो नेताओं की जो मनमानी वहाँ पे चली है, वहाँ पे जैसे जो न्यूज़ में भी आ रहा है कि उनके खुद के तो सारे शौक पूरे हो रहे हैं, सारी लग्जरीज है उनके पास, बट जो नेपाल का लोकल युवा है उसको बाहर जाना पड़ रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके आर्मी में सर्व कर रहा है, कहीं पे वो जो स्मॉल स्केल वर्क्स है वो कर रहा है, कहीं काट लगा रहा है, कुछ कर रहा है, खाना बेच रहा है। एक सोशल मीडिया बैन से जो आज एक पूरा वायलेंट प्रोटेस्ट का रूप धार कर लिया है। पहले ये देखने की बात है कि अगर सोशल मीडिया बैन किया तो नौजवान युवा जो एक सोशल मीडिया के लिए कूप करने पर उतर आया तो वो कितना ज़्यादा वेला, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो वो इन चीज़ों पर इतना रिलाई कर गया अपना टाइम पास करने के लिए कि उनको ये चीज़ें करनी पड़ी, जो कूप करना पड़ गया सिर्फ उसके लिए कि सोशल मीडिया बैन कर गया। एजुकेशन सिस्टम है, जैसे इनके नेता लोगों के बच्चे ये बाहर पढ़ने जाते हैं, तो अगर ये यहीं पे पढ़ेंगे हमारे लोगों के बीच, स्पेशली सरकारी स्कूलों में, तो डेवलप होगा एजुकेशन सिस्टम। और जो ये अपने आज के दिन नशे में यूथ चला गया है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही गया है। जो भी काम में लग जाए, बंदा काम में रुझा हो, सुबह उठ के 8 बजे काम पे गया, शाम को 5-6 बजे आया, उसके पास टाइम ही नहीं है। ये भी सरकार अगर ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाती है तो युवा तो प्रदर्शन करेगा ही। और ऊपर से ये भी बात है कि अगर आप युवा को इतना फ्री रखोगे और उनके दिमाग में जो आजकल चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया को देख के, तो वो बहक जल्दी जाते हैं। अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो आप वो रैशनल थिंकर बनेंगे, आप अच्छे से अपने जो नेता हैं उनको चूज़ करेंगे, आप अच्छी सरकारें बनाएंगे। हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, करना पड़ा है क्योंकि जो वहाँ का यूथ है वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड है सरकार से। काफ़ी लंबे टाइम से वो अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू, पर जब 28 अगस्त को सोशल मीडिया बैन किया गया तो जो जेनजी ग्रुप है, जो हमारे वहाँ पे यंगस्टर्स हैं, तो उनका आक्रोश हम सरेआम देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नेपाल सरकार द्वारा पिछले दिनों सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स और अन्य 26 ऐप्स को बैन किए जाने के विरोध में नेपाल के जेन जेड ग्रुप द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। पिछले 3 दिन से इस विरोध प्रदर्शन में नेपाल में भारी हिंसा हुई और लगभग 19 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार द्वारा इन ऐप्स को इसलिए बैन किया गया क्योंकि सरकार का कहना था कि स्टूडेंट्स द्वारा, नेपाल के लोगों द्वारा इन ऐप्स पर कुछ ऐसी वीडियो डाली जा रही थी, कुछ ऐसी सामग्री डाली जा रही थी जिससे लोगों में सरकार के प्रति विरोध पैदा हो गया था। इस विरोध प्रदर्शन में अब तक नेपाल में भारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति का भवन जला दिया गया और पार्लियामेंट को भी जला दिया गया। पूर्व मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है, उनके निवास को जला दिया गया है और अनेक लोग नेपाल छोड़कर अब भाग रहे हैं। मैं इस समय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हूं। आइए जानते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का इस बारे में क्या कहना है। मेरा नाम जगसीर, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ। नेपाल में जो अब चल रहा है वो एग्जैक्टली एक मोमेंट का काम तो नहीं है। पहले उससे पहले जो नेताओं की जो मनमानी वहाँ पे चली है, वहाँ पे जैसे जो न्यूज़ में भी आ रहा है कि उनके खुद के तो सारे शौक पूरे हो रहे हैं, सारी लग्जरीज है उनके पास, बट जो नेपाल का लोकल युवा है उसको बाहर जाना पड़ रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके आर्मी में सर्व कर रहा है, कहीं पे वो जो स्मॉल स्केल वर्क्स है वो कर रहा है, कहीं काट लगा रहा है, कुछ कर रहा है, खाना बेच रहा है। तो अनरेस्ट तो बहुत टाइम से है और वो अपना जो भी उनका रोज़ था वो सोशल मीडिया पे जता रहे थे। अब उसको भी बंद करने की बात आई जब, तो उसने वो थ्रेशोल्ड पॉइंट था वो ब्रेक हो गया वहाँ पे, और उसके बाद ये सब जो अनरेस्ट क्रिएट हो गया वहाँ पे। नेपाल में जो ये हिंसा हो रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? हिंसा होनी चाहिए या कोई इसका दूसरा भी हल हो सकता है? हिंसा कोई हल तो नहीं होती, पर जिस तरह की कंडीशन वहाँ पे बन चुकी हैं, तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज सुनेंगी नहीं
तो वो रिज़ल्ट तो ऐसी चीज़ों में ही करता है एंड में। प्रैक्टिकली होता तो यही है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट चेंज होती है, तख्ता पलट होता है। उसके बाद फिर न्यू गवर्नमेंट आती है, वो कुछ टाइम के लिए तो संभल के चलती है। तो चेंजेस तो ऐसे ही होते हैं। हम सोच सकते हैं कि भी ऐसा ना हुआ होता, कोई बात हुई होती या शांतमय प्रोटेस्ट हुआ होता, वो करते तो कितना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो हम देखते ही हैं कहीं भी। तो आपको लगता है कि ये बाकी देशों को भी, जहाँ पे भ्रष्टाचार है, जहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं, नेता ऐसे काम कर रहे हैं, उनको भी सबक लेना चाहिए ऐसे? हाँ जी बिल्कुल। हर एक कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें तो खासकर, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अनरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट को लेके रहता ही है, तो उनको भी कुछ देखना चाहिए कि अब यूथ एम्प्लॉयमेंट मांग रही है और वो मांगती रहेगी, और ऐसा ना हो कि हर जगह ही ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे। इससे पहले ही आप अब कुछ अच्छा करें देश के लिए। मैं जसदीप सिंह ते मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ते जो ये कूप हुआ है नेपाल में, जो शुरू हुआ एक सोशल मीडिया बैन से, जो आज एक पूरा वायलेंट प्रोटेस्ट का रूप धार कर लिया है। पहले ये देखने की बात है कि अगर सोशल मीडिया बैन किया तो नौजवान युवा जो एक सोशल मीडिया के लिए कूप करने पर उतर आया, तो वो कितना ज़्यादा वेला, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो वो इन चीज़ों पर इतना रिलाई कर गया अपना टाइम पास करने के लिए कि उनको ये चीज़ें करनी पड़ी, जो कूप करना पड़ गया सिर्फ उसके लिए कि सोशल मीडिया बैन कर गया। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे करप्शन का स्तर बहुत है। वहाँ चाहे केपी शर्मा ओली हों, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर की जो आजकल वीडियो चल रही है, उनको पीटा गया 65 साल के फाइनेंस मिनिस्टर को, केपी शर्मा की वाइफ को मार दिया गया, जितना शायद पता लगा, 19 बच्चे मर गए हैं, केपी शर्मा दुबई चले गए हैं। बात यह है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, ये सरकार में आज क्यों है? ये आज से नहीं है, ये कई टाइम से होगी, क्योंकि जब आप यूथ को वेला रखोगे, जब वो एक इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह बैन के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगाइए वो कितने उनके पास फ्री टाइम है। सबसे पहले उनको रोज़गार पे लगाएं और चीज़ें करें, और ये जो कारण है इनको सही दिशा में लगाना चाहिए, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको सही करना चाहिए। अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इंडिया में भी सेम हाल है, जो जनता है वो गरीब है और जो नेता है वो ऐश करते हैं। जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो ये वेल्थ की इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये जो अरिस्टोक्रेसी बन गई है किसी भी देश में हो, ये ख़तरनाक है, इसको ख़त्म होना चाहिए। हर एक नेता को देख कर ये जो एफिडेविट उसमें ये भी होना चाहिए कि उसकी फैमिली की क्वालिफिकेशन की है। आज जो जनता है वो चंदा दे रही है, सबसे गरीब जनता है, चंदा भी उन्हीं से मांगा जा रहा है, और जो सबसे अमीर नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें चंदा दो। ये हालात हैं, ये पूरा ग्लोबली इंडिया का भी यही सिस्टम है, और इसे एड्रेस करना चाहिए, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को सही करना चाहिए, और इंडिया में भी इस चीज़ के सीख लेके यहाँ पे भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नौजवान युवा को रोज़गार दिया जाए। ये हमारा एक कॉमन मैन का फ़र्ज़ है कि हम ये देखें कि हमारे जो जितने मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे MLAs हैं, जो मर्जी हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, और जो उनको वोट डाल रहा है, जो उनको चंदा दे रहा है, जो पार्टी फंड दे रहा है, जो उनके लिए रैली में जा रहा है, जो उनके लिए लड़ रहा है, जो उनको कट्टर बनकर वोट बन रहा है, उनके बच्चे क्या हैं। फिर हम कहेंगे कि हमारा जो नौजवान है वो सुधर गया है, हमारा जो समाज है वो रैशनली चीज़ को सोच रहा है। जी, आपका नाम क्या है? अमन चौधरी। हाँ जी, बताइए इस बारे में। ये भाई साहब ने बिल्कुल सही बोला। जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे इनके नेता लोगों के बच्चे ये बाहर पढ़ने जाते हैं, तो अगर ये यहीं पे पढ़ेंगे हमारे लोगों के बीच, स्पेशली सरकारी स्कूलों में, तो डेवलप होगा एजुकेशन सिस्टम। और जो ये अपने आज के दिन नशे में यूथ चला गया है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही गया है। जो भी काम में लग जाए, बंदा काम में रुझा हो, सुबह उठ के 8 बजे काम पे गया, शाम को 5-6 बजे आया, उसके पास टाइम ही नहीं है। जो वहाँ का युवा है उसका सरकार के खिलाफ विरोध है कि बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उस बारे में बताइए। वहाँ नहीं, हर एक जगह यही है, अपने भी यही है, वही हाल सेम वही है। वो सब वेले हैं। देखो आप इनके लिए जो धरना दे सकते हैं, वो कितनी जनता वेली होगी। जो आज के दिन काम पे लगे हैं, उनके पास किसके पास टाइम होता है जो काम पे लगा है या जॉब कर रहा है? ये तो बिल्कुल वेले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, देखो, तो इनके लिए धरने दे रहे हैं। अपने बाकी मुद्दे भूल गए, नौकरी के लिए कोई धरने दें या कोई करप्शन के लिए धरने दें, पर इन चीज़ों के लिए धरने दे रहे हैं। तो अब आप सोचो कि क्या हाल है उधर का। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पनप्रीत सिंह सिद्धू है। मैं LLB फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जो आज नेपाल में सिचुएशन चल रही है, उससे यही देख के पता लगता है कि कोई भी सरकार अगर ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाती है तो युवा तो प्रदर्शन करेगा ही।
और ऊपर से ये भी बात है कि अगर आप युवा को इतना फ्री रखोगे और उनके दिमाग में जो आजकल चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया को देख के, तो वो बहक जल्दी जाते हैं। अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो आप वो रैशनल थिंकर बनेंगे, आप अच्छे से अपने जो नेता हैं उनको चूज़ करेंगे, आप अच्छी सरकारें बनाएंगे। तो यही है कि अगर कोई भी चीज़ करनी है अच्छे तरीके से करें, रैशनली करें। ऐसे कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठाएंगे तो जनता विरोध करेगी, और आज आप उसको देख सकते हैं। पुनीत है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल में पता लगा है कि जो हमारे नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। करना पड़ा है क्योंकि जो वहाँ का यूथ है वो काफ़ी डिससेटिस्फाइड है सरकार से। काफ़ी लंबे टाइम से वो अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू, पर जब 28 अगस्त को सोशल मीडिया बैन किया गया तो जो जेनजी ग्रुप है, जो हमारे वहाँ पे यंगस्टर्स हैं, तो उनका आक्रोश हम सरेआम देख रहे हैं। उन्होंने मिनिस्टर्स को दौड़ा के मारा है। तो हमें दिखाता है कि जब एस्टैब्लिशमेंट अति कर देती है तो कोई ना कोई उभरती है पावर, मूवमेंट ऐसा उभरता ही है। और हम ये कह सकते हैं कि नेपाल सरकार ने इसको काफ़ी लंबे समय तक नज़रअंदाज किया। अपने ही परिवार वालों को, अपने ही बच्चों को वो नौकरी देते रहे, ठीक है। और जो यूथ में जो जेनजी हैं, एक टर्म बड़ी सामने आ रही है जेनजी। जेनजी वो लोग हैं जो बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं चलते कि किसी के कहे पे चलें। वो अपनी राह खुद बनाना चाहते हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा एक गुट बना के सरकार को दहलाने वाली बात की है। और ऐसा हम भारत के कंटेक्स्ट में भी आने वाले टाइम में देख सकते हैं। जैसे मैं मानता हूँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं खुद कई बार डिसअपॉइंटेड फील करता हूँ कि मैं फाइंड ही नहीं करता कि इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पीएचडी करने के बाद मुझे मिल पाएंगी। क्योंकि पीएचडी बहुत थोड़े लोग कर रहे हैं। हम पीएचडी इसलिए करते हैं ताकि हम मेहनत करके एक उस तबके में आ जाएं जहाँ पर थोड़ा कम कंपटीशन हो, जहाँ पे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ वाली नौकरियाँ हमें मिलें। पर भारत में भी कुछ ऐसा सिनेरियो है कि उस एक्सपर्टीज़ के लिए हमें नौकरियाँ मिल ही नहीं रही हैं। तो मुझे खुद इसके प्रति जताना है नेपाल प्रोटेस्ट के थ्रू। तो अगर भारत सरकार भी लंबे समय तक इस चीज़ को इग्नोर करती है, क्योंकि हमारा भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा सोर कर चुका है और करता ही जा रहा है, तो देखने वाली बात ये होगी कि इसका भारत के यूथ पे, जो जेनजी हैं हमारे यहाँ के, उस पर क्या असर पड़ता है। आपके हिसाब से जो सरकार को है, जो इस जो युवा ग्रुप है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जो जड़ है, एक यूथ खाली बैठना नहीं चाहता, ठीक है। यूथ के पास पोटेंशियल है, सोशल मीडिया है, ये कोई, अगर आपने ओपन इकोनॉमी है आपकी, सोशल मीडिया ओपन है, वो देश दुनिया में देख रहे हैं कि बाकी देशों में क्या हो रहा है, वो अवेयर हैं। वो पुरानी जनरेशन की तरह नहीं है कि एक ही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ काम चला रहे हैं। उनके पास इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन एक प्रोटेस्ट का कारण बनती है, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर के देशों में, दूसरे देशों में अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, पर यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन है। तो बिल्कुल यूथ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेजर तो अनएम्प्लॉयमेंट ही है, उसको ज़रूर सरकार को एड्रेस करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट संताशु शर्मा के साथ मैं अनूप कुमार, सौगंध टीवी, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।